हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की मुख्य परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह करेंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत और इंडियन पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि कल विधानसभा में सदन के पटल पर बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जातिगत जनगणना से संबंधित आंकड़े को पेश किया गया है। तो इस जनगणना से संबंधित मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और किस डायमेंशन में आपको तैयारी करनी है जातिगत जनगणना को लेकर, इसके अलावा प्रीलिम्स परीक्षा से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, जातिगत जनगणना से संबंधित जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसको आपको उसी तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से आप जनगणना के आंकड़ों को याद करते हैं। जैसे जातिगत जनगणना जब आप कवर करेंगे तो जातिगत जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है, जातिगत जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो कितनी है, जातिगत जनगणना के अनुसार गरीब पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोगों की इनकम जो है 6000 से कम है, गरीब की यहाँ पर क्या स्थिति है, सभी चीजों को मिलाकर आपको पढ़ना है। यानी कि जिस प्रकार से आप 2011 की जनगणना को अभी तक प्रीलिम्स के लिए कवर कर रहे थे, उसी प्रकार से जातिगत जनगणना के आंकड़ों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी आपको प्रीलिम्स के लिए कवर करना होगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको शेयर किया है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPC सेंटर, और मेंस के दृष्टिकोण से किस प्रकार यहां पर प्रश्न बन सकते हैं उसे देखेंगे और अंत में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को भी कवर करेंगे। प्रश्न है, आइए मॉडल आंसर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बिहार के द्वारा जातिगत जनगणना कराए जाने के पश्चात अन्य राज्यों के द्वारा भी जातिगत जनगणना कराए जाने की मांग की जाने लगी है। जातिगत जनगणना के पक्ष एवं विपक्ष में अपना तर्क देते हुए स्पष्ट करें कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराया जाना चाहिए। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जब से जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसके बाद से विभिन्न राज्यों के द्वारा अन्य राज्यों के द्वारा भी जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर मांग की जाने लगी है। तो आपको जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष में तर्क देना है और बताना है कि क्या नेशनल लेवल पे भी या क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी या केंद्र सरकार को भी इस तरीके का जनगणना कराया जाना चाहिए, इसके पक्ष में आपको तर्क देना है। तो उम्मीद है कि प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आइए इंट्रोडक्शन के साथ मॉडल आंसर को शुरुआत करेंगे और अंत में एक एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। जब आप इंट्रोडक्शन में देखेंगे तो सबसे पहले चूंकि जातिगत जनगणना से संबंधित सवाल है तो क्या होती है जातिगत जनगणना उसे देखते हैं। जनगणना के कार्य में जनसंख्या के आंकड़ों का जातिवार सारणीकरण जातिगत जनगणना कहलाती है। ये आप लोग याद रखिएगा शब्द को लेकर। बिहार सरकार के द्वारा जो जनगणना की गई वह जाति आधारित गणना है, जातिगत जनगणना नहीं है। जनगणना करने का काम सिर्फ केंद्र सरकार को है। तो शब्द पर आप लोग ध्यान देंगे, बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना किया गया है, ना कि जातिगत जनगणना का कार्य किया गया। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाएगा वह जातिगत जनगणना होगा। जनगणना का एक सेक्शन होगा जिसमें जाति से संबंधित सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्थिति की ब्यौरा वहां पे होगी, वह जातिगत जनगणना कहलाएगा। ठीक है, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए जाने के पश्चात अन्य राज्यों में भी विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जाति आधारित गणना कराए जाने की मांग की जाने लगी है। अब कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? कर्नाटक, उड़ीसा। अभी आपने सुना होगा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र में लाया गया है कि जातिगत जनगणना कराएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इन सभी राज्यों में कही जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा जातिगत जनगणना कराया जाएगा। यानी कि इन सभी राज्यों में जोर शोर से मुद्दा उठा हुआ है जातिगत जनगणना कराए जाने को लेकर। तो बिहार के बाद इन सभी राज्यों ने भी इनिशिएटिव लेना प्रारंभ किया है और कहीं ना कहीं अब इसके फेवर में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम 1931 में जातिगत जनगणना कराई गई थी। इसके बाद वर्ष 2011 में भी जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन इस जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए जाते रहे हैं।
हालांकि हाल ही में बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आधार पर बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना किया गया, जिसमें बिहार के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आंकड़े एकत्रित किए गए। जाति आधारित गणना का यही सकारात्मक पक्ष होता है। विभिन्न जाति के लोग, जैसे बिहार में आपने देखा होगा जो आंकड़े पेश आए, ब्राह्मणों की क्या स्थिति है, कायस्थों की क्या स्थिति है, ओबीसी के डिफरेंट कास्ट की क्या स्थिति है, ईबीसी में क्या स्थिति है, इन सभी कास्ट की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति हमें जानकारी मिल पाई है। और आज के न्यूज़पेपर में सुर्खियों में बना हुआ है। हमने टेलीग्राम ग्रुप पर विभिन्न न्यूज़पेपर की आर्टिकल को भी हमने भेजा ताकि आप लोग पढ़कर समझ सकें और एक फ्रेश नोट्स को बना सकें, आपके माइंड में एक रोड मैप आ सके कि बिहार की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति कैसी है। ठीक है, अब जातिगत जनगणना के पक्ष में तर्क हम लोग देखते हैं। प्रश्न का एक सेक्शन है कि जातिगत जनगणना के पक्ष में क्या तर्क हैं। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जाति का अत्यधिक महत्व है, अतः जातियों के संबंध में बिना विश्वसनीय आंकड़ों के न तो जाति की सामाजिक विवेचना की जा सकती है और न ही सामाजिक कल्याण की योजनाओं को सही तरीके से लागू किया जा सकता है। इसीलिए जाति आधारित गणना का होना आवश्यक है। दूसरा, जनगणना में पिछड़े वर्गों की गणना से उनके वास्तविक आंकड़ों के साथ ही उनकी शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाती है, जो कि उनके विकास के लिए आवश्यक है। तीसरा, देश में जनगणना के समय एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति की गणना की जाती है तथा धर्म से संबंधित आंकड़े भी एकत्र किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में पिछड़ी जातियों से संबंधित आंकड़े न लिया जाना विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। आखिर जब जनगणना होती है तो हम लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में हमें तो पूरी जानकारी मिल पाती है। अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जानकारी हमें मिल पा रही है तो आखिर ओबीसी की जानकारी क्यों नहीं प्रकाशित की जाती? अगर ओबीसी की भी सभी वर्गों की स्थिति हमें जानकारी मिल जाए, सरकार को पता चल जाए, तो स्वाभाविक है कि वह उन वर्गों के डेवलपमेंट से संबंधित स्कीम को सरकार निर्मित कर पाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, जाति आधारित गणना को राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक कदम माना जा सकता है। यह राष्ट्रीय एकता व सामाजिक समरसता स्थापित करने का एक अवसर है। क्यों? क्योंकि एक वर्ग को सत्ता एवं संसाधनों के वैध हिस्सों से वंचित कर राष्ट्र निर्माण संभव नहीं है। यहाँ पर विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी को देखनी होगी, किस वर्ग की कितनी आबादी है और उसके अनुसार उनकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना होगा। उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं कि किसी वर्ग की 40% अगर आबादी है, मान लेते हैं कि ओबीसी की 40% आबादी है और अगर सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 2% है, तो यह तो असमानता होगी ना। तो इसीलिए हमें यह जानकारी रखना आवश्यक है ताकि इसी के अनुसार उनको हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में स्पेस दे पाएं। ठीक है, अगला पॉइंट, जातियों के सशक्तिकरण से ही जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है, इसीलिए जातियों की सही स्थिति को जानना आवश्यक है। आखिर जो वर्ग, हम जब जातिगत जनगणना की जाएगी तो पिछड़े वर्गों के बारे में हमें जानकारी मिल पाएगी और पिछड़े वर्गों की जानकारी अगर हमें मिल पाए तो उनका समुचित हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, तब जाकर उनका सशक्तिकरण होगा। और इस तरह से सभी वर्गों का अगर सशक्तिकरण हो जाता है तो जाति व्यवस्था जैसी अवधारणा जो समाज में विद्यमान है उसे दूर किया जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किया पक्ष में। अब 5 पॉइंट हम लोग विपक्ष में देखेंगे कि जातिगत जनगणना से क्या नुकसान है या क्या नुकसान हो सकती है। पहला पॉइंट, जातिगत जनगणना के बाद जातियों से संबंधित आंकड़ों में बदलाव संभव है। ऐसी स्थिति में सामाजिक समरसता प्रभावित होने की संभावना है। कैसे? क्योंकि मान लेते हैं कि अभी तक जो हमारे पास डेटा है वह 1931 ईस्वी में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार डेटा है। उस समय मान लेते हैं कि अगर ओबीसी की आबादी 50% दर्शाई गई थी और अगर इस बार अगर नई जनगणना हो उसमें ओबीसी की आबादी 30% दर्शाई जाती है तो स्वाभाविक है कि ओबीसी वर्ग में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा सरकार के साथ। क्यों? क्योंकि ओबीसी वर्ग के द्वारा क्लेम किया जाएगा कि आप हमारी आबादी को जानबूझकर कम करके दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सामाजिक समरसता प्रभावित होने की संभावना होगी। हो सकता है कि जिस वर्ग की आबादी ज्यादा होगी वह अन्य वर्गों पर अपना दबदबा भी दिखाए। तो इस प्रकार से सरकार को सचेत रहना होगा। तो यह विपक्ष में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट, जातिगत जनगणना से देश में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा।
इससे समाज के एक वर्ग को हाशिए पर जाने की आशंका जताई जा रही है। हो सकती है कि किसी वर्ग की आबादी सिर्फ 2% या 0.3% हो, तो स्वाभाविक है कि अन्य वर्गों के द्वारा इसे दबाया जाएगा, इसे कुचला जाएगा और विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वे उनके लिए एक वोट बैंक के रूप में काम नहीं करेंगे। इतनी कम आबादी को अगर कोई राजनीतिक दल रिप्रेजेंट कर पाएगा, रिप्रेजेंट करना भी चाहेगा, तो वह सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए यह एक वर्ग को हाशिए पर जाने का खतरा होगा। अगला पॉइंट, जातिगत जनगणना के कारण देश की राजनीतिक विमर्श बिंदु विकास के बजाय जाति और आरक्षण जैसे मुद्दों पर संकेंद्रित हो जाएगी। इसका उदाहरण जो है वह बिहार है। जैसे ही जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश किए गए, बिहार में क्या हुआ, पहले जो रिजर्वेशन की जो सीमा थी, 50% रिजर्वेशन की सीमा थी, उसे बढ़ाकर 65% करने की घोषणा की गई, प्लस 10% EWS का, यानी कि टोटल आरक्षण की सीमा 75%। तो अब क्या हो गया, विकास के बजाय सारे मुद्दे शिफ्ट कर गए रिजर्वेशन और कास्ट की ओर, तो जाति और आरक्षण जैसे मुद्दे पर संकेंद्रण हो जाएगी। तो यह भी एक विपक्ष का बिंदु है। अगला पॉइंट, सभी जातियों की जनसंख्या का वास्तविक आकलन होने से विभिन्न वर्गों के द्वारा जनसंख्या की तुलना में शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी की मांग की जा सकती है तथा सामाजिक व जातीय टकराव बढ़ सकता है। ठीक है, तो यह भी एक विपक्ष के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगला पॉइंट है, जातिगत जनगणना के कारण विभिन्न जाति आधारित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय होगा। इससे राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होगी, यानी कि कई सारे राजनीतिक दल, अगर मान लेते हैं ओबीसी में भी कई सारे कास्ट हैं, ईबीसी में भी कई सारे कास्ट हैं, इन सभी कास्टों को लेकर मान लेते हैं कि एक भूमिहार को लेकर एक अलग पॉइंट, एक अलग राजनीतिक दल का निर्माण हो जाए, कायस्थ को लेकर अलग राजनीतिक दल का निर्माण हो जाए, यादव को लेकर एक अलग राजनीतिक दल बन जाए, कुर्मी को लेकर अलग राजनीतिक दल बन जाए। ठीक है, इसके अलावा ब्राह्मण को लेकर एक अलग राजनीतिक दल बन जाए। तो इस प्रकार से विभिन्न कास्ट बेस्ड अगर पॉलिटिकल पार्टी डेवलप हो जाएगी तो इससे राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान हो जाएगी। किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाएगा, और जब एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाएगा तो हमारे राज्य की जो विकास प्रक्रिया और देश की विकास प्रक्रिया होगी वह बाधित होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर गठबंधन की सरकार बनेगी और ब्राह्मण संबंधित जो राजनीतिक दल होगा वह चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हम फायदा ब्राह्मण वर्ग को दिलाएं, कायस्थ वाला वह अपने कास्ट को सोचेगा, भूमिया हर एक जो पार्टी होंगी वह अपने जो उनका वोट बैंक जिस वर्ग से होगा, जिस कास्ट से होगा, उसके डेवलपमेंट से संबंधित कार्य यहाँ पे करने को सोचेगी। तो इस प्रकार से यह भी विपक्ष के एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, तो पक्ष विपक्ष में हमने तर्क को देखा। अब प्रश्न था कि क्या केंद्र सरकार को इस प्रकार के जनगणना कराए जाने चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसे समझिए। बिहार में सफलतापूर्वक जाति आधारित गणना संपन्न होने के पश्चात विभिन्न राज्यों जैसे झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में भी इसकी मांग जोर पकड़ने लगी है। इतना ही नहीं, केंद्र स्तर पर कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार से यह कहा है कि आप जातिगत जनगणना कराइए। 2011 ईस्वी में जो जाति आधारित गणना किए गए थे, जनगणना में एक सेक्शन जुड़ा था 2011 में, सामाजिक आर्थिक हिस्से वहां पर हर एक आंकड़ा को एकत्रित किया गया था, लेकिन इसके आंकड़े प्रस्तुत होने से पहले ही सरकार केंद्र में बदल गई। तो कांग्रेस सरकार के द्वारा मांग की जा रही है वर्तमान गवर्नमेंट से कि आप 2011 की जनगणना को प्रस्तुत करिए, सार्वजनिक करिए, या फिर नए सिरे से जाति आधारित गणना को करिए। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर भी यह दबाव बढ़ने लगा है और बहुत अधिक संभावना है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें राजनीतिक दलों के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा जाति आधारित गणना कराए जाने को लेकर। ठीक है, विभिन्न राज्यों की विधानसभा चुनाव में भी राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल किया है, अतः केंद्र सरकार पर इसे कराए जाने को लेकर दबाव बढ़ने लगा है। जाति आधारित गणना से विभिन्न जातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की स्पष्ट जानकारी आ पाती है। इससे पिछड़े वर्गों को ध्यान में रखकर नीतियों के निर्धारण में सहूलियत होती है। अतः केंद्र सरकार को चाहिए कि विभिन्न जातियों की स्थिति से अवगत हों ताकि समावेशी विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि जाति आधारित गणना सामाजिक न्याय को स्थापित करने एवं समतामूलक समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे इसका राजनीतिक हित में प्रयोग करने के बजाय विकासवादी अवधारणा के लिए जाति आधारित गणना के आंकड़े को पेश करें, आंकड़े का
प्रयोग करें। तो इस प्रकार से प्रश्न का मॉडल आंसर फिनिश हुआ। देखिए, जाति आधारित गणना जो है वह 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा और 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए वीवीआई पॉइंट में से महत्वपूर्ण है। या तो शॉर्ट नोट्स या फिर लॉन्ग प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, करेंट अफेयर में भी प्रश्न पूछा जा सकता है और पॉलिटी सेक्शन में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका हर एक डायमेंशन से आप प्रश्न को कंप्लीट कर लें, हर एक डायमेंशन से अपने उत्तर को आप लोग कंप्लीट कर लें। अब आइए, कल बिहार सरकार के द्वारा जो सदन में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जाति आधारित गणना के आर्थिक सर्वे से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए। अगर आबादी को देखा जाए तो जनरल कैटेगरी की आबादी बिहार में रहने वाले 55.52%, ओबीसी की आबादी है 27.72%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी है 36.07%, शेड्यूल कास्ट 19.65 और शेड्यूल ट्राइब्स एसटी 1.68%। सरकारी नौकरियों में अगर हिस्सेदारी को देखा जाए तो जनरल वर्ग की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी 3.19% है, पिछड़ा वर्ग 1.75%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 0.98%, शेड्यूल कास्ट 1.13 और एसटी 1.37%। ठीक है, पक्का मकान अगर देखा जाए तो जनरल वर्ग के पास लगभग 75% है, पिछड़ा वर्ग लगभग 65%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 55%, एससी लगभग 48% और एसटी 43% और अन्य वर्गों के पास 70%। अन्य वर्ग में बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी ये सब आएंगे। ठीक है, अगर एजुकेशन को देखा जाए, एजुकेशन से संबंधित एक डिटेल डेटा हम लोग अलग से देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए कुछ महत्वपूर्ण बातें तो राज्य में लगभग, देखिए मेंस का जब आप आंसर लिखेंगे तो इन सभी डेटा का कहीं कहीं आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बिहार में आधारभूत संरचना की क्या स्थिति है, तो आप बताएंगे कि राज्य में लगभग 63,850 परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। तो सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उनको घर प्रोवाइड करना। तो ये सभी आंकड़े को हमेशा आप लोग नोट्स में अपडेट रखें, आंसर राइटिंग में आपको कहीं ना कहीं ये प्रयोग में आएगा। ठीक है, तो राज्य में लगभग 64,000 परिवारों के पास अपना घर नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने हेतु 1 लाख रुपये का सहयोग सरकार के द्वारा दिया जाएगा। वहीं आवास बनाने के लिए अलग से 1.20 लाख का सहयोग मिलेगा, यानी कि टोटल जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उनको कितने मिलेगी, लगभग 2.25 लाख रुपये उनको प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों? ताकि वे जमीन खरीद सकें प्लस में वे घर का निर्माण कर सके, दोनों काम उसमें कर लेंगे। ठीक है, प्रतिवर्ष 50-50 हजार करोड़ रुपए देकर इस कार्य को आगामी 5 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि आगामी 5 वर्ष में सभी जो बेघर लोग हैं, जिन परिवारों के पास घर नहीं है, उनको घर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अगला, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए जीविका समूहों का शहरी क्षेत्रों में विस्तार किया जाएगा। अब जीविका दीदी की संख्या बढ़कर लगभग 1.5 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 1.65 लाख महिलाओं को 1 लाख की मदद दी जाती है। अब इस स्कीम के तहत उन्हें 2 लाख रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, आरक्षण के दायरे में वृद्धि करने से संबंधित सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया और कैबिनेट में इसे प्रस्तुत भी किया गया और पास भी कर दिया गया। जैसे आरक्षण अगर आप देखेंगे अभी वर्तमान समय में तो शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है 16%, एसटी का है 1%, ओबीसी का 12% और ईबीसी का 18%। लेकिन जो बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की जो नई सीमा का निर्धारण किया गया उसके अनुसार एससी 16% से बढ़कर 20% हो जाएगा, एससी का रिजर्वेशन, एसटी 1 से बढ़कर 2%, ओबीसी 12 से 18 और ईबीसी का 18 से 25%। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर हो जाएंगे 8-13, 2, 4, 6, 7, 73%। ठीक है, देखिए बिहार सरकार का जो है वो ईडब्ल्यूएस को जोड़कर जो डेटा है वो 75% प्रोवाइड कराने को लेकर है। ठीक है, अब आइए किस वर्ग में कितनी गरीबी, तो सामान्य वर्ग में अगर देखा जाए इसे जानना जरूरी नहीं है हर एक कास्ट का, क्योंकि ये याद भी आप नहीं रख पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया, चूंकि आज न्यूज़पेपर की हेडलाइट बिंदु थी, आप लोग इसे याद रख सकते हैं। किस वर्ग में कितनी गरीबी, तो सामान्य वर्ग में विभिन्न वर्ग का दिया है, प्रमुख पिछड़ा जातियों में भी यादव, कोयरी, कुशवाहा, कुर्मी, बनिया, इन सभी का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है पढ़ाई लिखाई को लेकर। ठीक है, जैसे बिहार की कुल आबादी का 0.8% आबादी जो है वह पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि कुल आबादी का सिर्फ 0.8% आबादी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी किए हुए है। 7% आबादी स्नातक उत्तीर्ण है,
9.19% आबादी 12th उत्तीर्ण है, लगभग 14.5-15% आबादी 10th पास किए हुए हैं और सिर्फ 22% आबादी 5th क्लास तक पास है। यानी कि इसके अलावा जो आबादी है वह क्या है, निरक्षर है। आप यही सोचिए कि बिहार में लगभग 13 करोड़ की आबादी है, 13 करोड़ में सिर्फ 0.8% की आबादी है वह परा स्नातक यानी कि वह एमए पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। ठीक है, इसी से आप लोग समझिए। यूजी लगभग 7% आबादी 13 करोड़ का ऐसा है जो ग्रेजुएट है। ठीक है, एमबीबीएस 0.06%, सीए 0.07% और इंजीनियरिंग 0.03%। अब गवर्नमेंट जॉब को लेकर पूरे राज्य की आबादी का लगभग 1.5% आबादी गवर्नमेंट जॉब में है, यानी कि 20.5 लाख आबादी क्या है, गवर्नमेंट जॉब में है। इसमें जनरल 6 लाख प्लस और रिजर्व कैटेगरी के 14 लाख से ज़्यादा आबादी है। स्वरोजगार लगभग 3% आबादी के पास बिहार में अपना स्वरोजगार है, यानी कि दुकान है, व्यवसाय है, बिजनेस है। ठीक है, खुद की स्टार्टअप है, जो कुछ भी है, यानी स्वरोजगार 3% और लगभग 1.5% गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, अब आइए कमाई को लेकर। बिहार सरकार के द्वारा जो आंकड़े पेश किया गया है उसके अनुसार मासिक आय 6,000 रुपये से अगर कम है किसी के पास तो वह गरीब की श्रेणी में आएगा। तो बिहार में लगभग 34.13% परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये है, इससे कम वाले गरीब में आएंगे। 29.61% आबादी की मासिक आय 6,000 से 10,000 है। 18% परिवारों की मासिक आय 10,000 से 20,000 रुपये, लगभग 10% परिवारों की मासिक आय 20,000 से 50,000 रुपये और लगभग 4% की मासिक आय 50,000 रुपये से ज़्यादा है। तो इसे आप लोग काफ़ी ध्यान से देखेंगे। यह बिहार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। अगर जातिवार गरीब जनसंख्या को देखा जाए तो सामान्य वर्ग में जो गरीब जनसंख्या है लगभग 25%, सामान्य वर्ग में जनरल कैटेगरी में लगभग 25% आबादी गरीब है, ओबीसी में लगभग 33% आबादी गरीब है, ईबीसी में 33.58% गरीब हैं, एससी में 42.93 यानी कि लगभग 43% गरीब हैं और एसटी में भी लगभग 43% आबादी जो है वह गरीब है। तो यहाँ पर जातिवार गरीब से संबंधित आंकड़े हमने बता दिया, जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी और एसटी का। अब आइए प्रवासी श्रमिकों को लेकर क्या स्थिति है। ठीक है, तो प्रवासी बिहारी की आबादी है जो बाहर रह रहे हैं प्रवासी के रूप में 1.22%। ठीक है, पूरे बिहार की आबादी का लगभग 95% आबादी बिहार में रह रहे हैं। 0.17% लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं, 3.5% दूसरे राज्यों में नौकरी या रोजगार कर रहे हैं। 0.4% आबादी जो है वह शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में, जैसे यहाँ से पढ़ने के लिए कोई दिल्ली चला गया, कोई मुंबई, पुणे आदि चला गया, तो वहाँ आबादी है 0.42%। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको डेटा के रूप में मेंस में भी आपको यूज़ किया जा सकता है और प्रीलिम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आइए राज्य की लगभग 17% आबादी 16.73% आबादी श्रमिक है, लगभग 67-68% आबादी गृहिणी अथवा विद्यार्थी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लगभग 7% आबादी खेती करने वाले हैं और प्रवासी बिहारी की आबादी हमने बता दिया 1.22% है। तो इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण डेटा को हमने बताया है। इन सभी डेटा को आप लोग नोट कर लीजिए और प्रीलिम्स या मेंस कहीं भी इसका यूज पड़ सकता है। मेंस के आंसर राइटिंग में जब इन आंकड़ों का आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपके मार्क्स जो होंगे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में ज़्यादा आएंगे। कारण क्योंकि अब बिहार की जाति आधारित गणना की रिपोर्ट है जहां की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का आकलन बिहार सरकार के द्वारा किया गया है और बीपीएससी जो है वह स्टेट लेवल की एग्जामिनेशन है। बिहार सरकार की हर एक फैक्ट्स, हर एक डेटा जो है ऑथेंटिक मानी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपकी मेंस की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। साथ साथ प्रीलिम से भी संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने देखने की कोशिश की है। इस यूट्यूब वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।